प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट है जो आपको पार्ट 9 के रूप में मिलेंगे। इसके पूर्व भी आपको प्रैक्टिस सेट के ही रूप में टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और भी PYQs आपको देखने को मिले होंगे। तो यह सेशन आपको बाइलिंगुअल होंगे, जो वर्ष 2023 में जून के परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को समाकलित कर आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो प्रश्न 1 की ओर, निम्नांकित संप्रेषण के प्रतिरूपों की सही श्रृंखला है। ए रैखिक प्रतिरूप, बी कुंडलीय प्रतिरूप, सी अरस्तु प्रतिरूप, डी वृत्ताकार प्रतिरूप। एक, द करेक्ट sequence of following models of communication is A. linear model, B. helical model, C. Aristotelian model और D. circular model। ऑप्शंस है A B C D, B C A D B, C B D A C और D D A C B। तो इसमें सही श्रृंखला सीक्वेंस में चयन करना है कि संचार के संप्रेषण में जो सीक्वेंस दिए गए थे वो सीक्वेंस किस प्रकार के होंगे। तो इसमें सबसे पहले यह समझिए कि कौन कौन से मॉडल पहले आया और उसके बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले अरस्तु मॉडल, इसे एरिस्टोटेलियन मॉडल भी कहा जाता है। अरस्तु प्रतिरूप, ये आपको ऑप्शन कथन सी में है। कथन सी में है प्रतिरूप सी, जो आपको एक ही ऑप्शन में है बी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी। सिर्फ एक के श्रृंखला समझने से ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। तो अरस्तु मॉडल है क्या, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। तो अरस्तु मॉडल संचार के मॉडल को, संचार कम्युनिकेशन संचार के मॉडल को, अरस्तु मॉडल को ही स्पीकर से रिसीवर मॉडल, स्पीकर से रिसीवर मॉडल के नाम से भी यह जाना जाता है। यहाँ कम्युनिकेशन में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो मॉडल को स्पीकर ओरिएंटेड यानी वक्ता केंद्रित के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें स्पीकर का काम भाषण देना होता है और ऑडियंस की भूमिका पैसिव रूप में, पैसिव वहाँ वह निष्क्रिय काम करता है। ऑडियंस अर्थात यह संप्रेषण, अरस्तु मॉडल का जो संप्रेषण है इसे वक्ता केंद्रित स्पीकर ओरिएंटेड मॉडल के नाम से जाना जाता है। या जब वर्ग शिक्षण में ऊंचे वर्ग के छात्रों को शिक्षक संबोधित करते हैं तो उसे टीचर ओरिएंटेड
यह इसमें टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह एक एक्टिव फॉर्म में और स्टूडेंट जो है वो आपको पैसिव फॉर्म में, वो निष्क्रिय सिर्फ श्रोता के रूप में, ऑडियंस के रूप में सुनते रहते हैं। ये हमारा अरस्तु मॉडल के नाम से जाना जाता है। सी के बाद आपको है ए, यानी रैखिक प्रतिरूप, यानी रैखिक प्रतिरूप। ये है रैखिक प्रतिरूप, इसे बोलते हैं लीनियर मॉडल। लीनियर जैसा कि रेखा कहें, इसे रैखिक, एक प्रत्यय जोड़कर रैखिक बनाया गया है। यह मॉडल आपको थ्योरेटिकल है, यह सैद्धांतिक है। इसमें प्रेषक द्वारा यूनिडायरेक्शनल एवं अनुक्रमिक प्रवाह में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रासंगिक कारक एवं प्रतिक्रिया के लिए लेखांकन के बिना भी रिसीवर पर खत्म होता है, समाप्त किया जाता है। यह आपका है रैखिक प्रतिरूप, लीनियर मॉडल। उसके बाद आपका है डी, वृत्ताकार प्रतिरूप। उसके बाद है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप, इसको कहते हैं सर्कुलर मॉडल। वृत्ताकार यानी जहां से शुरू हुआ वहां ही खत्म हो जाना, वृत्ताकार। यह मॉडल ऑसगुड श्राव के संचार मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ऑसगुड एवं श्राव, इसमें संदेश का प्रवाह दो दिशाओं में किया जाता है, टू डायरेक्शनल, दो दिशाओं में। इसमें जब संदेश को किसी व्यक्ति द्वारा डिकोड होता है तो इसे इनकोड किया जा सकता है और प्रेषक को संदेश को वापस सेंड कर सकता है। जहाँ से शुरू हुआ वहीं से यह खत्म होता है। इस प्रकार यह वृत्ताकार प्रतिरूप है। ऑसगुड एवं श्राव का मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। जहाँ से प्रेषक शुरू करता है वह रिसीवर तक पहुंचकर उसको फिर वापस प्रेषक तक भेज दिया जाना ही यह मॉडल की विशेषता है। तो हमारा ये वृत्ताकार डी रहा। और उसके बाद है आपको बी, कुंडलीय प्रतिरूप। उसके बाद है आपका कुंडलीय प्रतिरूप। इसे हेलिकल मॉडल, हेलिकल मॉडल। इसमें हेलिकल मॉडल में अतीत के लिए जो जाने जाने वाला नाम है वह अतीत मॉडल या हेलिकल मॉडल, इसे हेलिकल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जो यह कुंडलीय प्रतिरूप है। तो हमारा सही ऑप्शन बी की ओर है। क्रम है सीक्वेंस CADB, अर्थात अरस्तु प्रतिरूप, सी रैखिक प्रतिरूप, ए वृत्ताकार प्रतिरूप, डी और बी कुंडलीय प्रतिरूप। ऑप्शन हमारा बी सही। उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में सूचना का वैयक्तिक अर्थ प्रवृत्त होता है। ए
आलोचनात्मक, बी निष्क्रिय, सी वस्तुनिष्ठ और डी व्यक्तिनिष्ठ। अंग्रेजी इसकी है, इन कम्युनिकेशन पर्सनल मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेंड्स टू बी ए क्रिटिकल, बी पैसिव, सी ऑब्जेक्टिव, डी सब्जेक्टिव। तो दिए गए विकल्प से ए, बी, सी और डी से सही उत्तर का चयन करना है। संप्रेषण में इन कम्युनिकेशन सूचना का वैयक्तिक अर्थ, जो व्यक्ति अपनी बात को पूर्णतः अपने मन के सारी भावों को व्यक्त कर दे, वह सब्जेक्टिव। इसमें कहीं भी वस्तुनिष्ठता की गुंजाइश नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ। तो यह व्यक्तिनिष्ठ, यह हमारा ऑप्शन डी की ओर है। चूंकि सूचना के संचरण के रूप में संचार को जाना जाता है, सूचना के संचरण के रूप में संचार को जाना जाता है। इसे शब्द संदेश के द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रसारणों का अध्ययन करने वाली जांच का क्षेत्र में संचार अध्ययन के नाम से, संचार अध्ययन के नाम से इसे जाना जाता है। संचार मतलब क्या क्या, मतलब लोगों द्वारा अपने भाव को व्यक्त, पूर्णतः कहीं यहाँ प्रतिबंध नहीं हो, सब्जेक्टिव रूप से। तो यह ऑप्शन डी की ओर है, व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव। सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, कभी कभी संप्रेषण के प्रभाव सरल एवं प्रत्यक्ष होते हैं। कथन दो, संदर्भ के आधार पर संप्रेषण के प्रभाव बहुधा जटिल एवं सम्मिलित होते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement 1, sometimes effects of communication are simple and direct. Statement 2, depending upon the context, effects of communication many times are complex and convoluted. Options है A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से A, B, C और D से सही ऑप्शंस का चयन करना है। दो कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। कभी कभी समटाइम्स संप्रेषण के प्रभाव सरल एवं प्रत्यक्ष होते हैं। ये डायरेक्ट एंड सिंपल, ये कभी कभी, हमेशा नहीं। तो यह कथन आपका सही है। कथन दो है, संदर्भ के आधार पर, मतलब संदर्भ के आधार पर संप्रेषण के बहुत प्रभाव बहुधा जटिल एवं सम्मिलित होते हैं। जटिल एवं सम्मिलित, कॉम्प्लेक्स एंड कन्वोल्यूटेड। चूँकि संप्रेषण में संदर्भ, कंटेक्स्ट के आधार पर, संदर्भ यानी कंटेक्स्ट, तो हमारा कंटेक्स्ट क्या है, उसके आधार पर हमारा जो कम्युनिकेट होगा वह कभी कभी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मिश्रित भी रहते हैं, वो हार्ड सेंटेंस भी होते हैं, और वह सम्मिलित, सजा धजा हुआ, कन्वोल्यूटेड। तो हमारा कथन दो भी सही है। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनी टाइम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कन्वोल्यूटेड, यह सम्मिलित होते हैं। तो हमारा दोनों कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए की ओर है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही ऑप्शन का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सफल कक्षागत संवाद हेतु आवश्यक है। ए, उद्देश्य निर्धारित करना। बी, आत्म प्रदर्शन का चयन। सी, जोखिम रहित हास्य का प्रयोग। डी, पूर्वाभ्यास से बचना। और ई, वाक्य उदाहरणों की पुनरावृत्ति। अंग्रेजी इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन।
A. Define the purpose. B. Opt for persuasions. C. Use unrisky humor. D. Avoid rehearsals. E. Repeat speech tags. तो अब दिए गए विकल्प है आपको A, C and E only. B है B, C and D only. C, D and E only. और D, A, B and D only. तो A, B, C और D के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। कक्षागत संवाद यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षागत संवाद, क्लासरूम कम्युनिकेशन, यहाँ सिर्फ बच्चे हैं और टीचर है। तो इसका सही विकल्प चयन करना है। कथन उद्देश्य निर्धारित करना। जब शिक्षक द्वारा छात्र में शिक्षण कार्य किया जाता है तो शिक्षक अपना एक उद्देश्य रखते हैं कि हमें कौन सा कार्य कितने समय में और किन बिंदुओं को लेकर चलना है। तो ये हमारा उद्देश्य पाठ टीका में निर्धारित रहता है। यह उद्देश्य निर्धारित रहता है। आत्म प्रदर्शन का चयन। आत्म प्रदर्शन, तो यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि अपना ही जग जाहिर नहीं करना है। बच्चों में शिक्षण प्रवृत्ति के द्वारा उसे आत्मविश्वास बढ़ाना, उसे पढ़ाई के प्रति जागृत करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, उसको समझाना है कि जो भी विषय वस्तु है वह भली भांति समझ जाए। जोखिम रहित ह्रास का प्रयोग, जिसमें जोखिम रहित हो उसका ह्रास का प्रयोग, वह भी देखने वाली बात है। तो हमारा सी कथन भी सही है। पूर्वाभ्यास से बचना। पूर्वाभ्यास से बचना, तो यह कथन आपका गलत है। जब तक पिछले जो बात हो गई वह अगले सेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। जो पीछे हम लोग किए थे उसके लिए एक समय अलग से निर्धारित कर किया जा सकता है, लेकिन हर क्लासरूम कम्युनिकेशन में पूर्वाभ्यास की बात को रिपीट करना, यह इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यह कथन आपका गलत है। ई है वाक्य उदाहरणों की पुनरावृत्ति, तो यह आपका कथन सही है। रिपीट स्पीच टैग्स, स्पीच जो है आपको रिपीट होना चाहिए, इसलिए कि कुछ बहुधा ऐसे भी छात्र होते हैं जो कम सुनते हैं या कभी कभी शिक्षक की बोली बहुत धीमी आवाज़ में होने के कारण छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है। वैसी स्थिति में जो हमारी स्पीच है उसे एक बार दो बार रिपीट जरूर कर देना चाहिए, ताकि छात्रों को समझने में कहीं भी कठिनाई की सामना करना न पड़े। तो हमारा कथन ए, सी और ई, ये तीन कथन सही है, जो ऑप्शन ए की ओर है, ए, सी एंड ई ओनली। तो सही उत्तर हमारा ए मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण से संबंधित शक्ति के प्रकारों का क्रम है। ए प्रसंगार्थ, बी पुरस्कार, सी निग्रही, डी अनुनयात्मक, ई विधि संगत। अंग्रेजी इसकी है, द टाइप्स ऑफ पावर एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस आर ए रिफरेंट, बी रिवार्ड, सी कोएर्सिव, डी परसुएसिव, ई लेजिटिमेट। ऑप्शंस है ए बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई बी, सी ए बी सी डी ई और डी ई ए बी सी डी। तो हमें सीक्वेंस का
पता करना है कि ABCD में से कौन से कथन का क्रम इसमें सही होगा। सीक्वेंस में हमें बनाना है। सीक्वेंस, संप्रेषण से संबंधित शक्ति, पावर। या पावर किससे रिलेटेड है? जब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण प्रसंगार्थ, संप्रेषण प्रसंगार्थ, या आपको शक्ति के प्रकार, शक्ति को, पावर, टाइप्स ऑफ पावर का यहाँ चयन करना है। तो हमारा सबसे पहले चयन किया जाएगा यहाँ विधि संगत। सबसे पहले चयन करेंगे हम लोग विधि संगत, मतलब लेजिटिमेट। यहाँ ई सबसे पहले आएगा, ई। उसके बाद प्रसंग, पहले हमारा विधि संगत, उसके बाद उसका प्रसंग क्या है, उसका प्रसंग क्या है। पुनः जब प्रसंग हमारा हो गया तब उसमें उसका सीक्वेंस, पुरस्कार, रिवार्ड, वहाँ हमें रिवार्ड किस प्रकार। उसके बाद ही आपका आएगा कोएर्सिव, यानी निग्रही, सी की ओर। और उसके बाद में है अनुनयात्मक, अर्थात परसुएसिव। अंत में हम अनुनयात्मक करेंगे, अनुनयात्मक। सबसे पहले विधि संगत, तो हमारा ऑप्शन डी की ओर है। डी, डी जो है विधि संगत, यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ जो विधि संगत है, आपको ए में जो गलत है, सी में और गलत है। सी है निग्रही, कोएर्सिव, जो शुरू में नहीं। पावर टाइप के लिए आपको सबसे पहले विधि संगत। ये विधि संगत ई से सीक्वेंस में लाएंगे, ई से सीक्वेंस। तो हमारा सही उत्तर डी ये रहा। उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्य है? ए, अध्यापन विद्यार्थियों के साथ भाव संप्रेषण संबंधों की प्रक्रिया है। बी, संप्रेषण और अधिगम परस्पर निर्भर होते हैं। सी, प्रभावी संप्रेषण संबंध का अर्थ है विद्यार्थी के बोध को अधिकतम करना। डी, अध्यापन और संप्रेषण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ई, अनुदेशात्मक संप्रेषण का विद्यार्थियों की सफलता से कोई संबंध नहीं होता है। अंग्रेजी इसकी है, Which of the following are true? A, teaching is a process of effective communication relationships with students. B, communication and learning are interdependent. C है, effective communication relationship means maximizing students' understanding. D, teaching and communication are independent of each other. E, instruction communication has no relation to student success. Options है A, B and C only. B, B, C and D only. C, C, D and E only. और D, A, B and E only. तो दिए गए विकल्प से A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनुदेशात्मक संप्रेषण यानी इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन, जब छात्रों को शिक्षक द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो विद्यार्थियों की सफलता से कोई संबंध नहीं होता है। नहीं, यह कथन कतई सही नहीं। क्योंकि संबंध होता है, विद्यार्थियों की सफलता के लिए ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्योंकि बच्चे कहीं
गलती न कर बैठे। उनकी सोच जहाँ समाप्त होती है वहाँ शिक्षक अपने इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसे सही रास्ता ट्रू वे की ओर मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस प्रकार यह कथन ई गलत है। तो ई दिए गए विकल्प में ई, सी और डी में है। इस प्रकार ये दोनों कथन हमारा गलत है। तो अब खोजना है हमें ए और बी से। तो यहाँ ए, बी एंड सी है और बी में है बी, सी एंड डी। तो बी और सी ये दोनों मिल रहे हैं। तो ए और डी से ही हमें पता चलेगा कि सही ऑप्शन क्या है। ए और डी। समय बहुत नाजुक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उस समय हमें हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए सभी कथनों को छोड़कर सिर्फ दिए गए विकल्पों से ही और उत्तर के सही ढंग के मिलान से ही हम अपने ऑप्शंस की ओर पहुंच सकते हैं और समय का बचत किया जा सकता है। तो एक कथन की ओर हम लोग संदर्भित हो। अध्यापन विद्यार्थियों के साथ भाव संप्रेषण संबंधों की प्रक्रिया है। भाव संप्रेषण यह आपको सही है। यहाँ उसकी बात को देखा जाता है कि वह किस भाव में है, उसका प्रवाह क्या है, वह चाहता क्या है। तो इन दोनों का यह एक प्रोसेस है। अतः अध्यापन विद्यार्थियों के साथ भाव संप्रेषण संबंधों की प्रक्रिया है। यह कथन आपका सही है। तो ये कथन सही है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएंगे। ए, बी एंड सी। बी को देख लिया जाए। संप्रेषण और अधिगम परस्पर निर्भर होते हैं। कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। जो कुछ कहा जाता है उसी के आधार पर अधिगम होता है, उसी पर वह लर्निंग होता है। तो यह एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर यह निर्भर है। तो बी कथन हमारा सही है। सी है प्रभावी संप्रेषण संबंध का अर्थ है विद्यार्थी के बोध को अधिकतम करना। बोध को, किसके बोध को? छात्रों को। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यह महत्व है। इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी के बोध को हम अधिकतम करें, उसमें मैक्सिमाइज करें, न कि उसे निकृष्ट बनाया जाए। यहाँ मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम करना है। क्या? तो उसके बोध को, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को अधिकतम बनाना है। संप्रेषण का यही हमारा दायित्व होना चाहिए। तो सी कथन हमारा सही है, यानी ए, बी और सी ये तीनों कथन सही है, जो ऑप्शन ए की ओर है। तो डी कथन को भी देख लिया जाए। कभी कभी आपको इन्हीं ऑप्शन से प्रश्नों का सेटिंग किया जाता है, तो सभी विकल्पों को भी जानना आवश्यक होता है। अध्यापन और संप्रेषण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमने इसके पहले कथन सी में देखा कि प्रभावी संप्रेषण संबंध का अर्थ विद्यार्थी के बोध को अधिकतम करना है, और बी है संप्रेषण और अधिगम परस्पर निर्भर होते हैं। तो अध्यापन और संप्रेषण यह भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये परस्पर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो डी कथन हमारा गलत है, चूंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो हमारा सही ए, बी एंड सी ओनली, जो ए की ओर है। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर, ए, बी एंड सी ओनली। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनश्च
जय हिंद।